अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इंस्पेक्टर महबूब आलम के इस सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी का आखिरी हिस्सा सुनते हैं। इस शाह की बाबत मैं आपको थोड़ी सी वाकियत करा दूं। ये अपने इलाके की मशहूर गद्दी थी। जब तक इस शाह का बाप जिंदा रहा इस गद्दी की मुरीदी सारे इलाके में फैली रही। वो मर गया तो इसके 3 बेटे पीछे रह गए। उन्होंने गद्दी की कदर मंजिलत कायम रखने की बजाय सबसे पहला काम ये किया कि ज़मीन और जायदाद वगैरह पर आपस में लड़ाई झगड़ा किया और मामला कचहरी तक गया। 5-6 साल इनमें मुकदमाबाजी और हाथापाई होती रही। इन 5-6 सालों में गद्दी की शोहरत घटते घटते मामूली सी एक खानका जितनी रह गई। आखिर इनके दरमियान फैसला हुआ। दूसरे भाई जायदाद ले गए। ये शाह अक्लमंद और चालाक था। उसने सोचा कि पीरी कायम रही तो जायदाद बनते देर नहीं लगेगी। उसने बाप की गद्दी और एक हवेली पर किनात कर ली। लेकिन इस गद्दी की शोहरत खत्म हो चुकी थी। इस शाह ने मुरीदी में कुछ इजाफा किया लेकिन इस केस ने उसको मजीद नुकसान पहुंचाया। इसके चंद साल बाद जब पाकिस्तान बन गया और महाजरीन आ गए तो इस गद्दी को सहारा मिल गया और देखते ही देखते ये गद्दी शाह के बाप के ज़माने जैसी शोहरत एक बार फिर हासिल कर गई। मैंने इमाम को ये कहकर जाने की इजाज़त दे दी कि वो गांव में मौजूद रहे और तलबी पर फ़ौरन पहुंचे। मैंने उसको ये भी कहा कि वो होशियार होकर रहे वरना गांव वालों के हाथों बहुत ख़राब होगा। मंजूर के दोस्त आए हुए थे। मैंने एक एक को बुलाया और उससे ये सवाल पूछा, मंजूर का चाल चलन कैसा था? क्या उसने तुम्हें बताया था कि उसके पीछे एक चुड़ैल पड़ी हुई थी? शाह की बेटी के साथ उसका क्या मामला था? क्या मरने से पहले मंसूर शाह के पास तावीज़ लेने जाता रहा था? शाह के साथ उसकी क्या दुश्मनी थी? मंसूर के इस दोस्त ने इन सवालों के वही जवाब दिए जो इमाम मुझको तफसील से बता चुका था। उसके दूसरे दोस्त को बुलाया तो उसने भी बिल्कुल वही जवाब दिए जो मुझको पहले मिल चुके थे। इन दोनों से मुझको ये भी पता लगा कि नंबरदार के साथ भी मंजूर की बोलचाल बंद थी। इन दोनों ने बताया कि नंबरदार मंजूर से कुछ डरता भी था। इन दोनों आदमियों की बाबत जो नंबरदार के साथ आए थे मंजूर के इन दोनों दोस्तों ने बताया कि नंबरदार के ख़ास आदमी हैं, पीते पिलाते भी हैं और नंबरदार के खुशामदी भी बने हुए हैं। मुख्तसर ये कि इमाम के बयान की और मंजूर की बीवी के बयान की बड़ी अच्छी तरह तस्दीक हो गई। मेरे वास्ते ये फैसला करना मुश्किल हो गया कि मैं नंबरदार को और उसके दोनों आदमियों को अभी लपेट में ले लूं या पहले शहादत इकट्ठी कर लूं। नंबरदार को और उसके आदमियों को भी शक हो गया था कि मैंने उनका झूठ पकड़ लिया है। मैंने सोचा कि इनको अपने अंदर अंदर परेशान होने दूं और थाने में ही बिठाए रखूं। मैंने जरगुल को अपने पास बुलाया और उसको बताया कि बहुत सारी निशानदेही हो गई है और मुझको उम्मीद है कि लड़का भी मिल जाएगा। जरगुल ने मुझसे तफ्तीश की तफसील पूछी जो मैं कर चुका था। मैंने जब उसको तफसील सुनाई तो वो उठ खड़ा हुआ। फिर इनको मेहमान बनाकर क्यों बिठाया हुआ है? उसने बड़े ही सख्त गुस्से में कहा। मैं इस नंबरदार को और उसके दोनों साथियों को अभी उल्टा लटकाता हूँ। नीचे अंगारे रखकर उन पर सुर्ख मिर्चें डालूंगा और कहूँगा कि जब तक मेरे बच्चे की निशानदेही नहीं करोगे इसी तरह लटके रहोगे। ये कहकर वो बाहर की तरफ चल पड़ा। मैंने दौड़कर उसको पकड़ लिया। अभी नहीं जरगुल, उसको पीछे घसीटते हुए कहा, मेरी मेहनत पर पानी फिर जाएगी। तुम जो करना चाहते हो वो मैं बाद में करूँगा। तुम पंजाबी कम अकल होते हो, उसने कहा। ये उनके बाप की बैठक नहीं है। ये अगर मुश्तबा हैं तो इनका सर नीचे और टांगें ऊपर होनी चाहिए। मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। ओए जरगुला, अकल से काम ले, मैंने उसे ज़बरदस्ती घसीट कर कुर्सी पर बिठाते हुए कहा। मेरी तफ्तीश को चौपट न कर देना। ज़रा सब्र करो, दुआ करो, तुम्हारा बच्चा तुमको जिंदा मिल जाएगा। बड़ी मुश्किल से जरगुल को काबू में किया। महबूब खाना, उसने कहा, मेरा बच्चा मुझको ना मिला तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। 3-3.5 घंटे बाद शाह आ गया। उसके साथ एक औरत थी जो पुराने टाइप के बुरके में थी। मैं पहली बार शाह को देख रहा था। शाह की उम्र यकीनन 40 साल से ऊपर थी लेकिन रंग ऐसा लाल कि वो 25-26 साल की उम्र का पहलवान लगता था। उसने लड़की को बरामदे में बेंच पर बिठा दिया और मेरे पास आया। जरगुल मेरे पास बैठा हुआ था। शाह अपने आप ही आकर हमारे सामने कुर्सी पर बैठ गया। उसका चेहरा बता रहा था कि बड़े गुस्से में है। आप नए थानेदार हैं जनाब?
शाहजी ने बड़े बालाई अफसर के से लहजे में मुझसे पूछा। जी शाहजी, मैंने एक अदना मुलाजिम की तरह जवाब दिया। मैं ही हूँ। जरगुल साहब ने आपको हमारी बाबत शायद कुछ नहीं बताया, शाहजी ने कहा। हमारी गद्दी और आस्थाने की ये तौहीन अंग्रेज अफसरों ने भी कभी नहीं की थी। आप हिंदुस्तानी अफसर हैं और आप मुसलमान भी हैं। आपने ये जुर्रत क्यों की? हमारी बेटी को आपने थाने बुलाया है? मैं मजबूर हूँ शाहजी, मैंने कहा। ड्यूटी की मजबूरी है। अगर हम कोताही करें तो जिन अंग्रेज अफसरों ने आपके आस्थाने की कभी तौहीन नहीं की, वो हमारी इतनी तौहीन करते हैं जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें आपकी तौहीन की कोई परवाह नहीं, शाहजी ने पुराने ज़माने के बादशाहों की तरह कहा। आपने जिस गद्दी की तौहीन की है वो आपको माफ़ नहीं करेगी। अल्लाह के इन प्यारे बुजुर्गों की रूहें जो मज़ार शरीफ में दफन हैं, आपको चैन से जीने नहीं देंगी। आपने इतना भी न सोचा कि हमारी बेटी पर्दा नशीन है और उसको हम बुरके में लाए हैं। थानेदारी पर इतना गरूर न करो। शाहजी हुजूर, मैंने पूछा। गुस्ताखी माफ़। क्या आपकी बेटी खेतों में मंजूर को अकेला देखकर उसके पास बुरके में जाया करती थी? शाहजी के होंठ कांपने लगे और वो इधर उधर देखने लगा। मैं अंदाजा नहीं कर सका कि उसको गुस्सा आ गया था या वो घबरा गया था। हमारा वक्त मत ज़ाया करो शाहजी, जरगुल ने कहा। हमने आपकी बेटी को तफ्तीश के वास्ते बुलाया है। कैसी तफ्तीश खान साहब? शाहजी ने कहा। हमारी बेटी ने क्या जुर्म किया है? शाहजी, मैंने कहा, आप बाहर तशरीफ़ ले जाएं और हमें गुस्ताखी का मौका न दें। ये थाना है। हमने आपकी बेटी से कुछ पूछना है और हम अपना ये काम ज़रूर करेंगे। अगर आप फ़ौरन बाहर नहीं निकल जाएंगे तो हम आपको घसीट के बाहर निकाल देंगे। अगर आपने हमको मज़ीद परेशान किया तो हम आपको हवालात में भी बंद कर देंगे। ये तो हम जानते थे कि शाह की असलियत क्या है। उसने कुछ कहना चाहा तो जरगुल उठकर खड़ा हो गया। 1 मिनट में बाहर निकलो, निकलो, जरगुल ने बड़े गुस्से में कहा। शाह ने अजीब तमाशा दिखाया। वो बड़े ज़ोर से उठा और बाहर निकल गया। तुम्हारा ये थाना तबाह होगा। बाहर से शाह की बड़ी बुलंद ललकार सुनाई दी। चुड़ैलें तुम्हारे बच्चों को गायब कर देंगी। फिर बुलाना अपने अंग्रेज हाकिमों को। ऐसे मंजर देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। वो वाही तबाही बककर खामोश हो गया। मैं और जरगुल अंदर बैठे हंसते रहे। उसकी आवाज़ खामोश हो गई तो मैंने जरगुल को कहा कि वो मुझको अकेला छोड़ दे। एक कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि वो शाह की बेटी को मेरे पास ले आए। वो दिलकश चेहरे और छरेरे बदन वाली नौजवान लड़की थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। उसने अंदर आते ही बुरके का नकाब उलट दिया था। घबराना नहीं, मैंने कहा। ये बताओ कि तुम जब भी बाहर निकलती हो तो बुरका ओढ़कर निकलती हो? नहीं, उसने जवाब दिया। शाहजी ने कहा था कि बुरका में चलो। मेरा बुरका तो है ही नहीं, ये मेरी माँ का बुरका है। तुम्हारे वालिद साहब नाराज़ हो रहे थे। ये मेरे वालिद साहब नहीं, लड़की ने मेरी बात काट कर कहा। इसी वास्ते मैं इनको शाहजी कहा करती हूँ। ये क्या मामला हुआ? मैंने पूछा। इन्होंने मेरी माँ के साथ शादी की थी, उसने कहा। मैं उस वक्त 3 साल से ज़रा ज़्यादा उम्र की थी जब मेरी माँ बेवा हो गई थी। मैं उसकी एक ही औलाद थी। मेरी माँ खूबसूरत थी और उसके नाम पर कुछ ज़मीन भी थी। इस शाह की पहले भी एक बीवी थी। शाह ने 2 आदमियों को साथ मिलाकर धोखे में मेरी माँ के साथ शादी कर ली। इस लड़की का बयान लंबा था। मैं उससे उसकी माँ की हिस्ट्री नहीं सुनना चाहता था, लेकिन लड़की ने इस तरह बोलना शुरू कर दिया था जैसे वो अपने दिल का गुबार निकाल रही हो। मुख्तसर बात ये थी कि शाह बदकार आदमी था, शराब पीता था और रात को उसके पास नई से नई औरत आती थी। लड़की को माँ का ये सिलसिला पसंद नहीं था। उसने एतराज़ किया तो शाह ने उसको मारा पीटा। फिर ये चौथे 5वें दिन का दस्तूर हो गया कि शाह लड़की की माँ को ज़दोकोब करता था। लड़की बड़ी हुई तो शाह ने उसके साथ भी उसकी माँ जैसा सलूक शुरू कर दिया। लड़की बहुत तल्ख हालात में पलकर जवान हुई। उसकी माँ वक्त से पहले बूढ़ी हो गई। लड़की को मंसूर बहुत अच्छा लगा और वो उसके आगे पीछे फिरने लगी, लेकिन मंसूर उसको कबूल नहीं करता था। लड़की ने मायूस होकर मंसूर को कहा कि वो उसके साथ प्यार मोहब्बत की 1-2 बातें कर लिया करे। मंसूर ने उसकी बात मान ली, लेकिन उसको ज़्यादा वक्त अपने पास नहीं ठहरने देता था। शाह ने देख लिया लड़की के साथ शाह पहले ही अच्छा सलूक नहीं करता था, अब उसको मारना पीटना भी शुरू कर दिया। लड़की फिर भी बाज न आई। क्या मंसूर शाह के यहाँ नहीं जाता था? मैंने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया, वो कभी नहीं आया था। मैं लड़की से सवाल जवाब के जरिए कोई सुराग लगाना चाहता था, जिसमें मुझको मायूसी हुई। लड़की के दिल में शाह के खिलाफ बहुत नफरत थी। ऐसा लगता था जैसे वो इस कोशिश में है कि शाह को गिरफ्तार करा दे। उसको तो जैसे मालूम ही नहीं था कि मैं किस सिलसिले में उससे पूछगछ कर रहा हूँ।
मुझको ये शक भी हुआ कि इसको शायद ये भी पता नहीं कि वो कहाँ बैठी हुई है और किसके साथ बात कर रही है। मुझको ये समझने में थोड़ा और वक्त लग गया कि ये लड़की ज़हनी लिहाज से नॉर्मल नहीं रही। मैं इसकी वजह आपको पहले ही बता देता हूँ कि वो नॉर्मल क्यों नहीं थी। 3-4 साल की उम्र की थी तो उसका बाप मर गया। लड़कियाँ बापों को ज़्यादा चाहती हैं। इस लड़की को एक तो सदमा पहुंचा और दूसरा सदमा ये कि उसको अपने प्यारे बाप की जगह एक जालिम बाप मिल गया जो उसको भी मारता था और उसकी माँ को भी। प्यार और शफकत की जगह उसको जुल्म और तशद्दुद मिला। फिर उसने इस घर में शराब नोशी और बदकारी देखी जो इस जगह का यानी शाह की हवेली का दस्तूर था। आप खुद समझ सकते हैं कि इन हालात में पले हुए बच्चे शफकत और प्यार से महरूम हो जाते हैं और उनको जिससे भी प्यार मिल जाए खा वो झूठा ही हो वो उसी के होकर रह जाते हैं। इस लड़की को मंजूर अच्छा लगा तो उसने उसी को प्यार का बुत बना लिया। मैंने उससे पूछा था कि मंजूर उसको क्यों अच्छा लगता था। वो जब रात को हीर गाया करता था तो उसकी आवाज़ मेरे घर तक पहुंचा करती थी। उसने कहा था मेरा दिल इस तरह बेकाबू होता था जैसे मंजूर मुझको बुला रहा है। इस जज्बाती हालत में वो तड़पती और रोती थी। उसने मुझको आगे जो बयान दिया वो मुख्तसर तौर पर इस तरह था कि अगर शाह ने उसको घर में बंद कर लिया। कुछ और सवाल के जवाब के बाद उस लड़की ने एक और बात बता दी। वो ये थी कि कुछ दिनों से वो किसी बच्चे या किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनती थी जो किसी कमरे में से आती थी। घर में कोई बच्चा नहीं था। उसकी माँ भी उसके सामने मौजूद होती थी। यह आवाज़ शाह की दूसरी बीवी की हो सकती थी। एक रात उसकी माँ सो गई थी और वो जाग रही थी। उसको फिर रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो अपने कमरे से निकल गई और बरामदे में से होती हुई एक कमरे के पास जाकर रुकी। आवाज़ इसी कमरे में थी। वो कमरे के पहलू में गई। वहाँ खिड़की थी जो जरा सी खुली हुई थी। उसने देखा कि 11-12 साल का एक बच्चा रो रहा है और एक आदमी उसको डरा रहा है। कमरे में लालटेन जल रही थी। बच्चा कुछ कहता भी था? मैंने पूछा। या सिर्फ रोता था? वो कुछ कहता भी था, लड़की ने जवाब दिया। मालूम नहीं वो उर्दू बोलता था या क्या जबान बोलता था। हमारी तरह पंजाबी जबान नहीं बोलता था? नहीं, उसने जवाब दिया। वो बड़ा खूबसूरत लड़का है और उसका रंग गोरा है। मैंने और कुछ न सुना। मैं स्प्रिंग की तरह उछला और बाहर निकलकर जरगुल को आवाज़ दी। उसके साथ ही मैंने एक हेड कांस्टेबल को बुलाया और उसको कहा कि शाह को फौरन ले आओ। मैं शाह को किसी पूछगछ के बगैर हवालात में बंद करना चाहता था। अब किसी शक की गुंजाइश नहीं रही थी। हमारा मुल्जिम शाह था। जनाब वो तो चले गए हैं, हेड कांस्टेबल ने कहा। कहाँ चला गया है? इस औरत को आपके हवाले करके शाहजी बड़े गुस्से में बोलते रहे थे, हेड कांस्टेबल ने कहा। फिर वो बाहर निकल गए। वो घोड़ी पर आए थे। औरत दूसरे घोड़े पर सवार थी। शाहजी अपनी घोड़ी पर सवार हुए और चले गए। जरगुला। जो ही जरगुल मेरे पास आया तो मैंने बहुत तेज तेज बोलते हुए कहा, तुम्हारा बच्चा मिल गया है। फौरन छापे का बंदोबस्त करो। 1 मिनट ना लगाओ। गांव 3 मील से जरा दूर था। हम घोड़ों और एक टांगे के जरिए वक्त ज़ाया किए बगैर पहुंचे। फिर भी 1 घंटा गुजर चुका था। शाह के घर इस तरह दाखिल हुए जैसे ये चोरों का अड्डा हो। सीधे अंदर गए। शाह ने वाही तबाही बकनी शुरू कर दी। मैं उसको एहतराम से बाहर लाकर कांस्टेबलों के हवाले करना चाहता था, लेकिन जरगुल का दिमाग इतना खराब हो गया था कि उसने शाह को गिरेबान से पकड़ा और आगे घसीट कर उसकी गर्दन पर मुक्का मारा और इस तरह उसकी थोड़ी सी मरम्मत करके पूछा कि लड़का कहाँ है? कौन सा लड़का? शाह ने पूछा। यहाँ कोई लड़का नहीं है, तलाशी ले लो। तुम पर इस गद्दी की ऐसी लानत पड़ेगी। जरगुल के एक जोरदार थप्पड़ ने शाह को आगे बोलने न दिया। दोनों हेड कांस्टेबलों ने तलाशी और छापे के दस्तूर के मुताबिक इस हवेली में जितने अफराद थे उन सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया था। 2 औरतें थीं और 2 आदमी थे। ये आदमी मुलाजिम टाइप लगते थे। मैंने इन दोनों आदमियों को अलग कर लिया और उनको कहा कि वो बता दें कि बच्चा कहाँ है, वरना उनकी हड्डियां यहाँ भी टूटेंगी और फिर थाने में मरम्मत होगी और इसके बाद 10 साल कैद सुना दी जाएगी। दोनों ने इनकार किया। मकान की तलाशी ली गई। मैंने इस मजलूम लड़की से उस कमरे का मेले वकूअ मालूम कर लिया था जिसमें वो कहती थी कि बच्चा देखा है। उस कमरे में बच्चा नहीं था। बच्चा किसी भी कमरे में नहीं था। मैंने शाह को एक तरफ किया। शाह जी, मैंने उसको कहा, क्यों इतनी बेइज्जती कराते हो? अंग्रेज़ों के कानून में तुम्हारी गद्दी की कोई हैसियत नहीं। ये गद्दी ख़त्म हो जाएगी। तुम चाहते क्या हो? उसने बड़े गुस्से में पूछा। क्या ढूंढते हो मेरे घर में? सब इंस्पेक्टर जरगुल का बच्चा, मैंने कहा। यहाँ किसी जरगुल का बच्चा नहीं है, उसने मुकम्मल ढीठपन से जवाब दिया। मिलता है तो ढूंढ लो। बहुत अच्छा शाहजी, मैंने कहा और उसको कांस्टेबलों के हवाले करके कहा कि हथकड़ी लगा लो।
जिस तरह इसको हथकड़ी लगाई गई वो आप यूं समझें जैसे मस्त भैंसे के गले में रस्सा डाला जाता है। मैंने उन दो आदमियों में से एक को गिरेबान से पकड़ा और सहन में लाकर उसके मुंह पर एक मुक्का मारा तो वो पीछे जा पड़ा। जरगुल दौड़ा आया। उसने उसकी एक टांग टखने से पकड़कर उठा ली, दूसरी टांग मैंने पकड़ ली। वो पीठ के बल पड़ा हुआ था। हमने उसकी टांगें ऊपर करके इस तरह अपनी अपनी तरफ खींची जिस तरह रेलवे स्टेशन पर कांटे बदलने वाला कांटा बदलता है। वो शख्स चीखने और चिल्लाने लगा। हम उसकी टांगें इसी तरह इधर उधर खींच रहे थे जैसे इसको चीर कर इसके जिस्म के दो हिस्से कर देंगे। हेड कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि दूसरे आदमी की भी जरा खातिर करो। अब दोनों इस कदर चीख पुकार कर रहे थे जिसको सिर्फ पुलिस के आदमी ही बर्दाश्त कर सकते हैं। कोई दूसरा आदमी सिर्फ सुन भी ले तो वो डरकर इकबाल जुर्म कर ले। इनमें से एक ने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि वो बताएगा। उसने साफ अल्फाज में बता दिए कि लड़का इस कमरे में बंद रहा है और आज शाह जब लड़की को थाने छोड़कर आया तो उसने लड़के को कंबल में लपेटकर इन दोनों आदमियों को कहा कि इसको फला गांव में छोड़ आओ। उसने गांव की निशानदेही की। ये गांव कुल 5-6 घरों का ही था जो 1 मील भी दूर नहीं था। मैंने और जरगुल ने अपने 2-3 कांस्टेबलों को लेकर उस आदमी के साथ उस गांव की तरफ चले गए। एक आदमी गांव के बाहर खड़ा था। उसने हमको दूर से देखा तो एक तरफ को दौड़ पड़ा। वो गांव के अंदर ना गया बल्कि किसी दूसरी तरफ जा रहा था। उसके भागने से हम यही समझ सकते थे कि ये मुलजिम है, वरना भागने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा उसके पीछे डाल दिया। वो पापयादा कितना तेज दौड़ सकता था। मैंने उसको ज्यादा दूर जाने ही ना दिया। मैंने जब घोड़े से उतरकर उसको पकड़ा तो वो हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगा। उसका जिस्म खौफ से कांप रहा था। मैंने उससे पूछा कि वो क्यों भागा है। जनाब, मैं बेकसूर हूँ, उसने कांपते हुए कहा। शाहजी ने हुक्म दिया था कि इस लड़के को 2 दिन अपने घर में रखो। लड़का कहाँ है? मेरे घर में है जनाब, उसने जवाब दिया। मैं जब उसको साथ लेकर उसके घर पहुंचा तो लड़का जरगुल के गले लगा हुआ था। उसको उन लोगों ने देहाती किस्म के कपड़े पहनाए हुए थे। उसको इस हालत में अगवा किया गया था कि उसके कपड़े उतरे हुए थे। गांव के 2 आदमियों को बच्चे की बरामदगी का गवाह बनाया, बयान लिखकर उनको पढ़कर सुनाए और उनके अंगूठे लगवा लिए। फिर इन 2 आदमियों को और शाह को साथ लेकर हम थाने में आ गए। थोड़ी देर बाद थाने के अहाते के बाहर शाह के मुरीदों का हिजूम इकट्ठा हो गया। वो खामोशी से खड़े थे। उनमें दंगा फसाद करने या एहतजाजी मुजाहरा करने की जुर्रत नहीं थी। हम चाहते थे कि शाह इकबाल जुर्म कर ले, लेकिन वो बड़ी ढीठ मट्टी का बना हुआ था। मैं ज़रूरी नहीं समझता था कि वो इकबाल जुर्म करे। मुकदमे की मजबूती के वास्ते मेरे पास और जरिए मौजूद थे, लेकिन जरगुल इस कदर गुस्से में था कि उसके बस में होता तो शाह की गर्दन पर छुरी फेर देता। महबूब खाना, उसने मुझको कहा, तुम अब बाकी काम मुझ पर छोड़ दो और मुझको करने दो। उसने पहला काम यह किया कि शाह को एक कमरे में ले गया और ईज़ा रसानी का अमल शुरू कर दिया। मैं मुतालिका आदमियों से जो अब मुलजिम थे इकबाली बयान ले रहा था। एक और आदमी की निशानदही हुई जो थाने वाले गांव में ही रहता था। मैंने उसकी गिरफ्तारी के वास्ते एएसआई को भेज दिया। मैं जब तकरीबन 2 घंटे बाद देखने गया कि जरगुल क्या कर रहा है तो शाह को बेहोशी की हालत में पाया। जरगुल ने उसको ऐसी ऐसी ईज़ाएं दी थीं जिसको शाह जैसा मजबूत आदमी भी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सका। बच्चा तो मिल गया था। हमने मंसूर के कातिल को भी पकड़ना था। कातिल शाह के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। उसने कत्ल खुद तो नहीं किया होगा, अपने किसी आदमी से ही करवाया होगा। जरगुल ने रात को भी शाह की इज्जत रसानी जारी रखी। वो होश में आता था तो जरगुल अपने जालिमाना अमल शुरू कर देता था। अगले दिन दोपहर के बाद शाह ने नीम खशी की हालत में कत्ल का इकबाल कर लिया। इसी हालत में उसने बताया कि जरगुल के बेटे को उसने इस मतलब से अगवा कराया था कि उसको डराएगा कि उसके बच्चे को चुड़ैल उठाकर ले गई है और वो बच्चा इस शर्त पर वापस करेगी कि वो तफ्तीश बंद कर दे। लेकिन उसकी स्कीम नाकाम हो गई। मैंने इन खतरों की सोच ली थी जो अदालत में पेश आया करते हैं। मैंने शाह को देख लिया था कि ये शख्स बड़े मजबूत पत्थर का बना हुआ है और अगर इसने इकबाली बयान ज़ेर दफ़ा 164 के तहत मजिस्ट्रेट को भी कलमबंद करा दिया तो भी ये शख्स सेशन कोर्ट में जाकर मुनहरिफ हो जाएगा। मैंने जरगुल को बहुत मुश्किल से समझाया कि अब इसको छोड़ दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये मर जाए या इसको ऐसा नुकसान पहुंच जाए जो अदालत में साबित हो जाए कि ये ईज़ा रसानी का नतीजा है। मैंने जरगुल को बताया कि उसने अगर किसी से कत्ल करवाया है तो भी मैं ये साबित कर दूंगा कि कत्ल उसने अपने हाथ से किया है। बस मैं यही चाहता हूँ, जरगुल ने कहा। मैं इस शख्स को जिंदा नहीं देखना चाहता।
5-6 घंटों के अंदर अंदर सारी वारदात हमारे सामने आ गई। जिसने मंजूर का गला दबाया था उसने इकबाल कर लिया था। मैंने उसको कहा कि वो अपना बयान दे कि गला शाह ने दबाया था और उस शख्स ने खुद मंजूर को पकड़ कर रखा था। इस शख्स को मैंने ये बयान देने के सिले में ये इनाम दिया कि उसको वादा माफ गवाह बना लिया। दूसरे मुलजिमों को ये वादे दिए कि उनको बरी करा दूंगा या बहुत थोड़ी सजा दिलाऊंगा। शर्त यह है कि वो हमारे बताए हुए बयान दें। हमने देख लिया था कि इतने घिनौने और संगीन जुर्म करने वाला और कराने वाला शाह है। हम उसको माफ नहीं कर सकते थे। कानून की पाबंदियां तो कुछ और कहती थी, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर पसमानदा जहन के सीधे साधे इन देहाती लोगों को बेगुनाह समझता था। इस किस्म के शाह देहातियों को अपने असर में लाकर बदकारी करते हैं और उनको आलाकार बनाते हैं। ये 2 जुर्म जिस वजह से किए गए थे वो मैंने बयान कर दी है। शाह ने मंजूर को एक ऐसे जुर्म की वजह से सज़ा दी थी कि वो बागी हो गया था उससे। दूसरी वजह यह थी कि उसने शाह की बेइज्जती की थी और तीसरी वजह यह कि उसको शक था कि उसने उसकी लड़की के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ रखा हुआ था। मैंने कहानी इस तरह शुरू की थी कि मुसलमान का दिमाग कुदरती तौर पर साइंसी है और ईजाद की तरफ जाता है, लेकिन हमारी कौम की बदकिस्मती यह है कि उसको शाह जैसे पीरों की लीडरी मिल गई जो सारी कौम को बदी की तरफ ले जा रहे हैं। गौर करें कि कत्ल का क्या तरीका इख्तियार किया गया। छोटा सा एक बकरा नंबरदार के घर ज़िबह किया गया और ये बताया गया कि नंबरदार ने सदका दिया है। कलेजी घर में रखी गई जिसका एक टुकड़ा मंजूर को कत्ल करके उसके मुंह में ठूस दिया गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि उस ज़माने में देहात में बकरे का गोश्त नहीं मिलता था, इस वजह से एक बकरा ज़ुबह किया गया। इससे ये साबित हुआ कि नंबरदार भी इस जुर्म में शामिल था। इसके जिन 2 आदमियों ने उसके बयान की तस्दीक की थी उन्होंने नंबरदार और शाह के बताए हुए बयान थाने में दे दिए थे। जुर्म की सज़ा से कोई बच नहीं सकता। दुनिया का कानून सज़ा न दे तो खुदा का कानून किसी न किसी तरह पकड़ लेता है। इन लोगों से गलती ये हुई कि मुझको ये बयान दिया कि मंजूर शाह के पास तावीज़ लेने के वास्ते जाया करता था। उन्होंने ये न सोचा कि दूसरी तरफ ये साबित हो जाएगा कि शाह और मंजूर की आपस में दुश्मनी है। इसी झूठ पर मुझको सही रास्ता मिला था। बच्चे के अगवा की वजह भी मैंने बयान कर दी है। इन लोगों ने देख लिया था कि बच्चा नदी में नहाने के वास्ते जाता रहता है। शाह के कहने पर आपके वालिद साहब की कोई ज़ाती दुश्मनी? मैं उसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकता। उसने जवाब दिया, हमारे वालिद साहब रंगीन मिजाज आदमी थे। आपने उनकी बीवी देख ली है। इस उम्र में आकर उन्होंने इतनी जवान लड़की के साथ ब्याह रचाया है। इसके अलावा इनकी रंगीनियाँ क्या हैं, क्या ये बताना ज़रूरी है? उसने पूछा। अगर आप समझते हैं कि आपके वालिद साहब कत्ल हुए हैं तो आपको वो सब कुछ बताना पड़ेगा जो आप जानते हैं। मैंने कहा, बच्चे के अगवा की वजह भी मैंने बयान कर दी है। इन लोगों ने देख लिया था कि बच्चा नदी में नहाने के वास्ते जाता रहता है। शाह के 2 आदमी मौका देखते रहे और एक रोज़ उनको मौका मिल गया। बदकिस्मती से बच्चा नदी पर उस तरफ चला गया था जिधर घास और सरकंडे ऊंचे थे। इन 2 आदमियों ने उसको पकड़ लिया और बोरी में डाल लिया। वो बोरी एक गधे पर लाद कर ले गए। शाह ने अपनी जान मजीद इज़र आसानी से बचाने के लिए इकबाली बयान दे दिया और मजिस्ट्रेट के पास जाकर भी कलम बंद करा दिया। लेकिन सेशन कोर्ट में जाकर वो इकबाली बयान से मुनहरिफ हो गया और उसने कहा कि उसको बहुत ज़्यादा अजियतें दे देकर बेहोशी की हालत में बयान लिया गया है। उसके पास रुपए पैसे की कमी नहीं थी। उसने एक बहुत ही लायक हिंदू वकील किया था, लेकिन मैंने एक ऐसे मुलजिम को वादा माफ गवाह बना लिया था जो कत्ल और अगवा के दोनों जुराइम में शामिल था। मुलजिमों से ही मैंने ऐसे बयान दिलवा दिए थे जिन्होंने हिंदू वकील की काबिलियत को बेकार कर दिया। कातिल शाह को करार दे दिया गया और उसको सजाए मौत मिली जो अपील में उम्र कैद में तब्दील हो गई। बाकी मुलजिमों को भी 2-2, 4-4 साल की सजाएं मिली। इनमें ज़्यादा सज़ा नंबरदार को दी गई। वजह ये लिखी गई कि वो सरकारी आदमी था और उसने अपनी सरकारी हैसियत का गलत इस्तेमाल किया है।